नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। देश में लोगों को बांटने और नफरत की राजनीति का माहौल गर्म, राजनीतिक षड्यंत्र अपने चरम पर है। देश में लोकतंत्र के नाम पर पैसे देकर सरकारों को गिराया जा रहा है, बनाया जा रहा है, या फिर नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। बेरोजगारी और महंगाई की मार से जनता त्रस्त है और चुनावी माहौल में विपक्ष के इन आरोपों के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में गरज रहे हैं, लेकिन जनता खामोश है। बीजेपी 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है और इनके चुनावी दावों से राजनीति का बाजार गर्म है। और वादे भी ऐसे जो हजारों साल की गारंटी के साथ दिए जा रहे हैं। मोदी तो इस चुनाव में पहले ही अपनी जीत पक्की कर चुके हैं और अपने तीसरे कार्यकाल की तैयारी में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, अगले 5 सालों के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान भी तैयार है। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष किस तरीके से मोदी सरकार को घेर रहा है? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्षी दल अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, और इनकी चिंता कितनी जायज है? और अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई तो फिर कितना मचेगा बवाल और कैसा होगा देश में लोकतंत्र का हाल? आइए इन तमाम सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसे तर्क की कसौटी पर कसकर समझते हैं। विपक्ष के मुताबिक अगर मोदी सरकार इस बार चुनाव जीत गई तो देश भर में तानाशाही आ जाएगी। ये विपक्ष के आरोप हैं। अरे मोदी सरकार आएगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो जनता नहीं रहेगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, कोई मां बहन का इज्जत नहीं रहेगा। एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार छीन लिए जाएंगे, कोई चुनाव नहीं होगा या ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दिखावटी चुनाव होंगे। संस्थानों पर अंकुश लगाया जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया जाएगा और बीजेपी धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता की भावना को बिल्कुल खत्म कर देगी इस देश से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि भारत में वही हो रहा है जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हाल है, क्योंकि वो जीवन भर देश पर शासन करना चाहते हैं और ऐसे ही बीजेपी कोशिश कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कई मौकों पर एक बात दोहराई कि वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, यानी वो बीजेपी का ऐसा एक छत्र साम्राज्य बनाना चाहते हैं जिसमें वो हर फैसले बिना किसी रोक टोक के ले सकें और उनसे सवाल पूछने के लिए विपक्ष हो ही ना। यानी विपक्ष का ना होना भी अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की हत्या जैसा है। रूस और चीन में भी यही तो है। चुनाव तो वहां भी होते हैं, लेकिन उनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं। अगर किसी ने गलती से कुछ पूछ लिया तो खामोशी के साथ उनकी आवाज़ को खामोश कर दिया जाता है। साथियों, जिस तरीके से पुतिन और जिनपिंग अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को कुचल देते हैं, वैसा ही कुछ अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का भी है। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है। मोदी सरकार में महत्वपूर्ण मीडिया हाउसेस को भी निशाना बनाया गया। ऑल्ट न्यूज़ आपको याद होगा, मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहा किए जाने से पहले 1 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रखा गया। इतना ही नहीं, सरकार की कोविड-19 से निपटने की आलोचना के बाद साल 2021 में भी दैनिक भास्कर के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। साल 2017 में एनडीटीवी के ऊपर सीबीआई का छापा पड़ा, बीबीसी के ऊपर इनकम टैक्स का छापा, और तो और शांतिपूर्ण आंदोलन को भी निर्ममता के साथ दबाने की कोशिश की गई। ये सारे मामले बताते हैं कि सरकार किस तरह अभिव्यक्ति की आवाज को दबा रही है। विपक्ष के नेताओं पर जांच तो की जाती है, लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि शीर्ष बीजेपी नेताओं की भी जांच की गई हो। मसलन मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं। कर्नाटक सरकार के खिलाफ कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन घोटाले के आरोप लगे। बीजेपी के ऊपर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप भी लगे, लेकिन इन पर कभी सही से जांच नहीं हुई। और जब जांच करने के लिए सरकार को मजबूर किया गया तो ये जांचें धूल फाकने लगी।
जैसा कि व्यापम घोटाले में देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश खाली पर तो बोलते हैं, लेकिन मणिपुर और लद्दाख के मामले पर उनकी चुप्पी बताती है कि वो सिर्फ एक तरफा राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी बीजेपी अपने ऑफिस में वॉशिंग मशीन तो लेकर बैठी ही है, जैसा कि तमाम विपक्ष आरोप लगाता है। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी। उनके पास तो ऐसी मशीन है जो दागियों के दाग आसानी से धो देती है, या फिर कहती है दाग अच्छे। दागी आरोपी के भाजपा में शामिल होने के बाद जांच की गति धीमी हो जाती है या जांच रुक जाती है, जैसा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के मामले में देखा गया, जो पूंजी घोटाले की जांच में आरोपी थे। ये तो एक केस था, ऐसे कई केसेस मैं आपको गिनवा सकता हूं। मसलन बंगाल में बीजेपी के शीर्ष नेता और नारद घोटाले में आरोपी शुवेंदु अधिकारी और शारदा घोटाले में आरोपी मुकुल राय का मामला। लोकसभा चुनाव 2024 में भी बीजेपी ने दूसरी पार्टी से आए कई दागी नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाया। नवीन जिंदल के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने चार्जशीट दायर कर रखी है, लेकिन वो मार्च 2024 में बीजेपी में आए और कुछ ही दिन बाद पार्टी के उम्मीदवार हो गए, पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। ऐसा नहीं है, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, गीता कोड़ा का उदाहरण। कांग्रेस से बीजेपी में आते ही वो उम्मीदवार बना दी गई। उनके पति मधु कोड़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई केसेस लंबित हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ऐसी ही मेहरबानी उन पर की गई। साल 2024 के चुनावी महासंग्राम के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि देश भर में बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के भारत में युवाओं को रोजगार मिलना असंभव हो गया है। बेरोजगारी के आंकड़े आसमान छू रहे हैं, देश पर कर्ज बढ़ रहा है, विकास योजनाएं हवा हवाई और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली। जो 5-7 पूंजीपतियों को पूरा का पूरा देश का धन दिया जा रहा है, इसका नतीजा है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष का यह भी आरोप है कि मोदी राज में आरटीआई जैसे कानूनों को लगातार कमजोर किया गया, देश हित के नाम पर घोटालों को छुपाया गया, सुरक्षा एजेंसियों को विरोधियों और विपक्षियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, स्वतंत्र मीडिया को धराशायी कर दिया गया और चुनावी व्यवस्था को भी कमजोर किया गया। ऐसे में इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, आइए इन्हें भी एक बार टटोल कर देखते हैं। सबसे पहले बात बेरोजगारी पर। साल 2014 में मोदी सरकार जब आई थी, तब उन्होंने सालाना 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, आपको याद होगा, जिसका आज तक उनके जो विपक्ष है, जो उनके विरोधी हैं, वो उनको ताना भी देते हैं। लेकिन आज तक 10 सालों में भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, उल्टा नौकरियों में कटौती कर दी गई। और तो और सैलरीड वर्कर्स की कमाई भी कम हुई। बेरोजगारी के आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आज भारत बेरोजगारी से बुरी तरह से जूझ रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO और मानव विकास संस्थान यानी IHD की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 80% से ज्यादा बेरोजगारों में युवा शामिल हैं। यानी ये युवा काम के लिए तैयार हैं और काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा। वहीं देश के कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगारों की तादाद भी 2000 के मुकाबले दोगुनी हो गई है। यानी सन 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की तादाद कुल युवा बेरोजगारों में 35.2% थी। 2022 में यह बढ़कर 65.7% हो गई। इसके अलावा सैलरीड वर्कर्स की कमाई भी कम हुई है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि शहर के जो लोग साल 2012 में महीने में 13,616 रुपए कमाते थे, साल 2022 में वो 12,616 रुपए कमाने लगे। शहर के साथ ही गांव में भी कमाई काफ़ी घट गई। साल 2012 में ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी जहां 8,966 रुपए थी, वो साल 2022 में घटकर 8,623 रुपए रह गई। वहीं अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के बीच 8 साल में केंद्र सरकार के विभागों में स्थायी नौकरी पाने के लिए
22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया और इस दौरान केंद्र सरकार ने महज 7.22 लाख लोगों को स्थायी नौकरी मिली। यानी अब आप आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया और नौकरी मिली मात्र 7,22,000 लोगों को। यानी आसान शब्दों में कहें तो जितने लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया उनमें केवल 0.32% लोगों को ही नौकरी मिली। अगर साल 2014-15 की बात करें तो कुल 1,30,000 लोगों को नौकरियां दी गई थीं, लेकिन साल 2018 तक आते आते ये घटकर मात्र 38,000 रह गई। हालांकि चुनावी साल 2019-20 में सबसे ज्यादा 1,47,000 नियुक्तियां की गईं, लेकिन इसके बाद साल 2021-22 में ये केवल 38,000 लोगों को ही यहां रोजगार मिला। तो इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि भर्तियां चुनावों को देखकर ही की जाती हैं। आपको यह जानकर भी काफी हैरानी होगी कि साल 2014 की तुलना में आज बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या के मामलों में 60% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी बेरोजगारी की वजह से लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वहीं अगर कर्ज की बात करें तो केंद्र सरकार पर साल 2014 से 56 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 205 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। यानी आज देश के हर व्यक्ति पर करीब 1,40,000 का कर्ज है। फ्रीडम ऑफ प्रेस रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत 180 देशों की सूची में 161वें नंबर पर है। साल 2016 में भारत 133वें नंबर पर था, लेकिन इसके बाद से लगातार गिरावट दर्ज की गई। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश रैंकिंग में भारत से बेहतर हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि भारत में कई पत्रकार अत्यधिक दबाव के कारण खुद को सेंसर करने के लिए मजबूर हैं। यानी मोदी सरकार के कार्यकाल में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की बजाय मजबूर बनाया गया। वहीं अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो भारत साल 2024 में 126वें स्थान पर है। पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार जैसे देश भी खुशहाल देशों की रैंकिंग में आज भारत से आगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद को जिन किसानों का हितैषी बताते हैं और जिनकी आय दोगुनी करने की बात वो करते आए हैं, अब जरा उन पर नजर डालिए। दरअसल फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। आय दोगुनी की बात तो भूल जाइए, दूर की बात है। उल्टे देश में 4 राज्य ऐसे हो गए जहां किसानों की आमदनी कम हो गई। ये 4 राज्य हैं झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड। और इस बात का खुलासा संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में हुआ। दोस्तों, मोदी सरकार में मध्यम वर्गीय और किसानों की आय भले ही ना बढ़ी हो, लेकिन इस दौरान भारत में अरबपतियों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ और उनकी आय में भी 40 से 60% तक का उछाल आया। यानी मोदी जी के राज में कॉरपोरेट वाले जमकर खा रहे हैं और पेट भरने वाले अन्नदाता किसान भूखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया, यानी 400 सीटों को पार करेंगे, जिसे लेकर विपक्ष के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मोदी 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं ताकि वो संविधान बदल सकें। खैर, इस आरोप की पुष्टि खुद बीजेपी के सांसद अनंत हेगड़े ने कर दी। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि संविधान में संशोधन के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत दिलाएं। लेकिन बीजेपी किस तरह का संशोधन चाहती है, अनंत हेगड़े ने इस बारे में यह बताया कि कांग्रेस ने संविधान में फिजूल की चीजों को जबरदस्ती भरकर विशेष रूप से ऐसे कानून लाकर जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को दबाना था, संविधान को मूल रूप से विकृत कर दिया। यानी उनका सीधा इशारा धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता या आरक्षण पर था। अनंत हेगड़े के अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके पति जाने माने अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने भी यह दावा किया कि अगर बीजेपी को इस साल हो रहे लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी आपके पास जो देश का संविधान और नक्शा है वो पूरी तरह से बदल जाएगा, आप इसे पहचान भी नहीं पाएंगे।
कभी आपको पाकिस्तान भेजने, इसे मारने या भगाने की बातें जो धर्म संसद जैसी जगहों से सुनाई दे रही हैं, वो बातें आप लाल किले से सुनेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि अभी आपको लग रहा है कि हिंसा मणिपुर में हो रही है, इसलिए हमारे यहाँ होने की संभावना नहीं है। ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आज मणिपुर में हो रहा है वो कल को आपके या हमारे राज्य में भी हो सकता है। अभी लद्दाख, मणिपुर में जैसे हालात हैं या फिर किसानों के साथ जैसा व्यवहार हुआ है वैसा पूरे देश में हो जाएगा। परकला प्रभाकर का ये बयान बताता है कि आगे देश में किस तरीके के हालात होने वाले हैं। ऐसे में क्या मोदी सरकार अगर तीसरी बार सरकार बनाती है तो एक देश एक चुनाव के जरिए इस जवाबदेही को खत्म कर देगी? क्या वो क्षेत्रीय दलों के वर्चस्व को कम कर देगी या फिर भारत, रूस और चीन की राह पर चलेगा? क्या भारत में लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी? क्या भारत अघोषित आपातकाल से घोषित आपातकाल की ओर चला जाएगा? ये तमाम सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। मुझे इस वीडियो में इजाजत दीजिए। नमस्कार।